विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संपदा यह हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं वायु के बारे में। तो जीवन की श्वास अगर हम देखें तो ये हमारा टाइटल है आज का, कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा जीवन और वायु क्या एक संबंध है और क्या क्या समझना है। चलिए बुक खोल के देखते हैं। तो बच्चों, ये अगर हम वायु की बात करें तो वायु हम ये जानते हैं मींस एयर एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस प्रेजेंट होती हैं और आप लोग जानते हैं कि हम जैसे गैसेस का नाम लें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका और जल वाष्प, ये सब मिलकर अगर देखें तो ये एक वायु इन सब का एक मिश्रण है या नहीं है। तो मेन अगर हम देखें तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है और जलवाष्प आ जाता है उसके अंदर। लेकिन और भी बहुत सी गैसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन हम बेसिक अभी उन्हीं गैसेस का नाम ले रहे हैं जो जनरल ज्यादा परसेंटेज में होती हैं। और अगर हम देखें कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम, तो यहाँ जो हमारा इस धरती पे जो जीवन चल रहा है, तो ये एक जितनी टाइप की गैसेस है उनका अगर कहें वो एक हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो हम देखें हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्लांट्स कर रहे हैं भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ऑक्सीजन हम जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन में अपने अंदर ले रहे हैं, और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो भी ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं। और प्लांट्स को जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है वहां पे नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है, वो भी वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और प्लांट्स उसको जो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं उनकी हेल्प से वो नाइट्रोजन भी लेते हैं। तो हम ये देखें कि हम जो एक प्लांट्स कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस धरती पर जीवन मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम है। और हम जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं जैसे शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रह, यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, और वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां पे जो है उनमें जो एक मुख्य घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक है। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज हमारा नाइट्रोजन का जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आता है। लेकिन वहां पर जो ये जो हमारे हमने जो आपको यहाँ पे शुक्र और मंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक हम कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये हमें जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं एनिमल्स का, उनमें लेते हैं तो जो बिल्कुल इस धरती पर जब जीवन बनना शुरू का हुआ था, जब एक कोश की है, दुई कोश की है, इस टाइप से बहुत एक माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए थे, वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं। और फिर जैसे जैसे हम मल्टी सेलुलर होते गए, बहुकोशिकीय होते गए, वो यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। तो यहाँ जो ये जो इनमें जीवन चल रहा है, ये अगर हम देखें, हम भी कोशिकाओं से बने हैं। आप किसी भी जीव का नाम ले लीजिए, आप किसी भी जंतु का नाम ले लीजिए, सबकी शरीर जो बॉडी बना है वो कोशिकाओं का बना है। और उन कोशिकाओं में क्या हो रहा है, लगातार एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जब भोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तब हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, जो हम बाहर रेस्पिरेशन में निकाल रहे हैं। तो यहाँ इसी चीज को बता रहे हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक
हो या बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं हो, उनमें ग्लूकोज अणुओं को जो तोड़ने की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यही हमारा रेस्पिरेशन का भी यही डेफिनेशन जाती है। हमारे अगर हम श्वास की बात करें तो दो प्रकार का होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग हमारा एक सिंपल सांस लेना होता है, और रेस्पिरेशन जो केमिकल प्रोसेस चल रहा है जिसमें हमारे ग्लूकोज अणु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब हाँ उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और हमारी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए भी हमें एक वायु का एक पार्ट चाहिए, और वो है ऑक्सीजन। अगर वो नहीं होगा तो हमारा ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा, ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, हमें क्या, किसी भी जीव को। तो इसके लिए क्या है, जो एक हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो हम कह रहे हैं हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वो अब हमें पता चल रहा है। तो दूसरी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, वो है दहन क्रिया। अगर बर्न नहीं चीजें होंगी तब भी हमारा एक जो दहन क्रिया है वो भी हमारा बहुत कुछ एक प्रोडक्शन में हेल्प करती है। देखिए कि अगर आज हम खाना पका रहे हैं वो दहन क्रिया के साथ हो रहा है, और वो ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन को जब हम उसका एक सप्लाई रोक देते हैं तो दहन क्रिया नहीं होती है। और आप इंडस्ट्रीज का ले लीजिए, आप हमारे बॉडी में भी ले लीजिए, तो यहाँ पे अगर दहन की क्रिया नहीं होगी तब भी एक हमें जीवन तब भी एक कठिनाई में आ सकता है। तो दहन क्रिया के लिए भी हमें वायु की आवश्यकता है, वो है ऑक्सीजन। तो इसमें केवल मनुष्य के वे क्रियाकलाप ही नहीं है जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में लगी आग भी आती है। तो अब इसके बाद हम लोग देते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग। लेकिन ये तो हम इस स्टैंडर्ड कर रहे हैं, आजकल तो पॉल्यूशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बात हो रही है। और एक ये हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। एक तो होता है कि जब जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें तो ये आप मार्क कर लीजिए। तो इस प्रकार दो प्रकार से वो स्थिर होती है। इसको अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं। तो एक तो हमारा अगर हम स्थल की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स उसको यूज कर रहे हैं, और बहुत से समुद्री जंतु जो हैं वो अपना जो उन पे कवच बना हुआ होता है, जो एक हार्ड कवरिंग होती है, जैसे आप टॉर्टोइस ले लीजिए, टर्टल ले लीजिए, आप ये जो सीप होते हैं इनको ले लीजिए, घोंगा ले लीजिए, कितने हम इस टाइप से देखते हैं जिनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो वो भी क्या होता है, समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से वो अपना जो है कवच बनाते हैं। आगे हम लोग जो देख रहे हैं वो है जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। तो ये इसमें वायुमंडल की क्या भूमिका है कि जलवायु जो है वो इस धरती पर उसका नियंत्रण एक बना रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि वायुमंडल जो है, ये पहले हमने पढ़ लिया था कि जो एक वायु है वो एक कंबल की तरह इस धरती को ढके हुए है। मीन्स जैसे हमें जब ठंड लगती है हम चारों ओर अपने कंबल लपेट लेते हैं, इसी प्रकार ये पृथ्वी है और चारों ओर इसके वायुमंडल उपस्थित है। और हम ये भी जानते हैं कि वायु जो है वो ऊष्मा का कुचालक होती है। वो ऊष्मा को, वायु जो है वो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय, और अगर हम देखें तो एक पूरा हम सालों साल उसको एक मेंटेन करें। मीन्स जो धरती की जो एक हीट है, एक वायुमंडल है जो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। अगर वो वायुमंडल नहीं हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो, तो जो धरती की हीट है वो फिर बाहर चली जाएगी और धरती ठंडी हो जाएगी।
तो यहाँ वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार जो है वो, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर चाहिए जिसमें हम जीवित रह सकते हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तब भी जीवन खतरे में है, और अगर कम टेम्परेचर होगा तब भी जीवन खतरे में है। तो ये वायुमंडल वो एक मेंटेन करा हुआ है कि इस धरती पे हीट जो है वो मेंटेन रहे, जिस पर जीवन चलता रहे। अगर हम चंद्रमा के बारे में सोचे तो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितनी की पृथ्वी है। तो अगर हम सन से मून का डिस्टेंस, सन से अर्थ का डिस्टेंस देखें तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या है, चंद्रमा पे जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका तापमान जो है वो -190 से 110 के मध्य में रहता है। अब आप सोचिए, अगर धरती पे ये टेम्परेचर होगा तो क्या जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए चंद्रमा पर हमारा जीवन नहीं है, और हमारा जो जीवन इस धरती पर चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि वायुमंडल ने उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दे दिया है कि जल से भरा एक बीकर लीजिए, मृदा या बालू से भरा एक बीकर और एक बंद बोतल लें जिसमें थर्मामीटर लगा दें। इन सभी को सूर्य के प्रकाश में 3 घंटे तक रखें। अब तीनों बर्तनों के तापमान की माप करें और उसी समय छाया में भी तापमान को देखें। तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारा किस प्रकार जो जल है, हमारा जो मृदा या बालू है या बंद बोतल जो है, तो मेन इसका हमारा जल मीन्स हम जलमंडल की बात कर रहे हैं, मृदा मीन्स हम धरती की बात कर रहे हैं, और बंद बोतल मीन्स हम एयर की बात कर रहे हैं। उसमें आप फिर टेम्परेचर का डिफरेंस उसको नोट कर सकते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हमारा एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और यहाँ पे आपको ये भी बता रहे हैं कि मतलब इसके ऑब्जर्वेशन का थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि बालू तथा जल एक समान दर से गर्म नहीं होते हैं। आप उनके ठंडा होने की अगर एक समान दर से वो गर्म नहीं होंगे तो एक समान दर से वो ठंडे भी नहीं हो सकते हैं। और यही है कि हमारी जो एयरवेव्स चलती हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड द वाटर। तो जो हमारा धरती का टेम्परेचर रहता है और हमारा जो जल का टेम्परेचर रहता है उसमें डिफरेंस रहता है, तभी हमारी वायु चलती हैं। ये हम लोग पहले भी सेशंस में पढ़ चुके हैं, इसमें भी हम जैसे जैसे चलेंगे उसको और डिटेल में बात करेंगे कि जहाँ ज्यादा गर्म होता है वहां से एयर ऊपर जाती है, फिर ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, और फिर जब वो गर्म हो जाती है वो ऊपर उठती है। इस प्रकार पूरे वायु का सर्कुलेशन चलता रहता है। ये आगे आगे समझते जाएंगे। तो आज जो पढ़ा है उसको तो नोट्स रूप में देख लेते हैं। तो वायु के घटक में आ गए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ऑक्सीजन की खपत तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति करने वाले कारक। पहली प्रक्रिया है यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज अणु टूटते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। दूसरी प्रक्रिया है दहन की क्रिया। ऑक्सीजन की सहायता से दहन क्रिया होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। यह मैंने आपको बुक में भी मार्क करवाया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होता है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को वर्ष भर नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। तो ये जो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ नोट्स रूप में भी दे दें, और कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम आपसे कहते हैं बुक में मार्क कर लीजिए, तो आप उससे भी जब बुक से आप रिवाइज करेंगे तो याद कर सकते हैं।
तो बच्चों, आज हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में समझ लिया है, लेकिन अभी इसको और समझना है। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें पवन की बात करने जा रहे हैं। मिलते हैं फिर से। बाय।